वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, इससे पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक करंट का एक इफ़ेक्ट पढ़ा था कि जब भी एक कंडक्टर में से करंट जो है वो पास करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो मौजूदगी साबित होती है। ठीक है, यानी जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो इसको हम कह रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है इसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअली फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इंटर रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को। ठीक है, करंट है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आ रही है तो वहाँ पे करंट जो है वो ज़रूर होगा। ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ें जो है वो एक दूसरे को इंटर रिलेट करती हैं। तो इसी जो इनका जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, इंटर रिलेशन है, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, और इस चैप्टर का इसीलिए नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जब भी किसी कंडक्टर में से करंट जो है वो पास होता है, इट मीन्स के वो उस वक़्त एक मैग्नेट भी होता है, और ये फैक्ट जो है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी वो कंडक्टर उस वक़्त एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क को करने के लिए इस्तेमाल जो है वो होते हैं, फिर लिफ्टिंग के लिए, पुलिंग के लिए, रोटेटिंग एंड होल्डिंग ऑब्जेक्ट को करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। यानी डेली लाइफ में बहुत जगह पे इनकी जो एप्लीकेशन जो है वो देखी जा सकती है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। ठीक है, एक तो वो मैग्नेट होते हैं ना जो नेचुरली मैग्नेट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो एक कंडक्टर में से जब आप करंट पास करते हैं तो तब उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी ये बताती है कि वो इस वक्त एक मैग्नेट की तरह से भी बिहेव कर रहा है। तो ऐसे मटीरियल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यानी हम ये जो हमारा आर्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये वही इफेक्ट है जो आप पिछले चैप्टर में जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चले हम इसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि जब एक कंडक्टर जो है वो उसमें से करंट जो है वो पास करता है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इसको एक कार्डबोर्ड कार्ड के दरमियान में सुराख करके वो कंडक्टर को उसमें से गुजारते हैं। ठीक है, ताकि उस कार्डबोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे कंपास नीडल जो है वो रखी जा सके, और वो कंपास नीडल जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके बारे में बताएगी कि इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब भी एक कंडक्टर में करंट जो है वो फ्लो करता है तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर शेप में होती हैं, और यहाँ से उनकी डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट, राइट हैंड की मदद से उनकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपास नीडल ने अपने आप को जो सेट कर लिया है, उनका जो नॉर्थ और साउथ पोल था उन्होंने जो अपने आप को सेट कर लिया, उसकी मदद से हमने ये वाले जो सर्कुलर लूप्स जो हैं वो ड्रा किए हैं, जो कि ये शो करते हैं कि जब भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर शेप में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जो है वो हमें क्लियर हो जाते हैं। नंबर 1 हमारे पास पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के इर्द गिर्द ही होती है, दूर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे नहीं होगी, उसके इर्द गिर्द होगी। ठीक है, और लाइन ऑफ फोर्स आर सर्कुलर। ठीक है, और उनकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी करंट की डायरेक्शन पे। यानी अगर इसी में अगर हम ये कह दें कि अगर हम इसमें ये कह दें कि करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो यहाँ पे अगर करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की जो डायरेक्शन है वो भी बदल जाएगी। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रही है। और थर्ड पॉइंट है द मैग्नेटिक फील्ड लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। जब तक करंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मौजूदगी का पता चलता है, अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। ठीक है, और ये जो लाइंस हमने उसके इर्द गिर्द ड्रॉ की हैं उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड रूल का जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि राइट हैंड रूल हमें ये बताता है कि हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं।
तो आप भी एक कंडक्टर पकड़ें अपने राइट हैंड में, मुट्ठी बंद करें और आपका जो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, और आपकी जो उंगलियों की डायरेक्शन, जिस तरफ आपकी उंगलियां मुड़ेंगी वो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो लगा देनी है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप थंब को नीचे की तरफ ले जाएं, यानी आपके कंडक्टर में जो करंट है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, तो आपकी उंगलियों की डायरेक्शन भी फिर जो है वो इस तरह से रिवर्स हो जाएगी। जब आप एक दफ़ा करंट जब ऊपर की तरफ होगा, जब करंट जो है वो नीचे की तरफ होगा। तो ये जो राइट हैंड है, ये आपको बहुत सारी इस तरह की जो चैप्टर्स हैं ना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, इनमें आपको ये जो काफ़ी तरह की जो डायरेक्शंस है ना, उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप इसको सीख लें तो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे राइट हैंड की मदद से हम किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसका पता कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने ये लिखा कि इस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये होगी, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरह, ठीक है। चलें, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी काफ़ी इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और इस फोर्स को ही आगे जाके आपने बहुत सारे मज़ीद कॉन्सेप्ट में यूज़ करना होगा, तो इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि हमें क्या कहा गया है कि हम एक करंट जो है वो कैरिंग कंडक्टर है, तो आपको पता है उसके इर्द गिर्द उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होती है। अगर इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को ऑलरेडी एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सेट हो, यानी हमारे पास सेट हो, और हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर को ले जाके उस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, देन व्हाट हैपेंड। तो बच्चों, जब भी आपने यानी आपने जो कोलम फोर्स वाला चैप्टर जो है वो आपने पढ़ा, कोलम लॉ वाला, उसमें हमने क्या देखा था कि जब एक चार्ज अपने इर्द गिर्द, उस चार्ज की अपनी एक फील्ड होती है, ठीक है। एक चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव, उसके इर्द गिर्द अपनी एक फील्ड है, उसके करीब ज़्यादा होती है, उसके दूर जैसे जैसे दूर होते जाए कम होती जाती है। तो जैसे ही हम एक और टेस्ट चार्ज इसके करीब लेके आते हैं तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाता है, लेकिन ये उसके ऊपर फोर्स तभी लगाएगा जब ये इस चार्ज के इर्द गिर्द जो फील्ड होगी वो इस चार्ज के इर्द गिर्द वाली फील्ड को इंटरेक्ट करेगी। अगर ये एक दूसरे से बहुत दूर होंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, जब ये एक दूसरे की फील्ड में आएंगे तो फोर्स लगेगी। सेम इज़ द केस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। जब एक कंडक्टर जो है जिसमें से करंट पास कर रहा है वो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड सेट करता है, और उस कंडक्टर को उठा के आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं जो कि हमने पहले से सेट की हुई है मैग्नेट की मदद से, तो जब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप इसको B1 कह लें, और जो हमने सेट की है ये B2 कह लें, जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को इंटरेक्ट करेगी, इसकी फील्ड में आएगी, तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई रिएक्शन जो होगा, और उसका रिएक्शन क्या होगा कि इन द रिजल्ट ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, और उसी फोर्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, कब ज़्यादा होती है, कब कम होती है, कंडक्टर को कैसे प्लेस करें तो फोर्स लगती है, क्या जिस तरह भी कंडक्टर को रख दें तो फोर्स लगती है, और किन किन चीज़ों के ऊपर, और सारा कुछ ये सारा जो है वो हमने इसके ऊपर पढ़ना है, उसकी डायरेक्शन के बारे में भी, ठीक है। तो ये है हमारा मेन जो है वो आर्टिकल। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट जो है वो करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ये कंडक्टिंग रेल हैं जो कि मूव कर सकती हैं, और उनके ऊपर एक कंडक्टर जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। कॉपर जो है वो कंडक्टर रखा हुआ है, रॉड जो है वो भी कॉपर की हैं, कंडक्टिंग है। तो हमने यहाँ पे बैटरी के ज़रिए इनको करंट दे दिया, और ये करंट जो है वो कंडक्टर में जाएगा, कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाएगी, और फिर हम इस सारे कम्बिनेशन को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने हॉर्स शू मैग्नेट से जो है वो यहाँ पे हॉर्स शू मैग्नेट है, और उसके इर्द गिर्द उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। हॉर्स शू मैग्नेट एक्चुअली यू शेप का जो है वो एक मैग्नेट होता है जिसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे सेट की हुई है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमें देता है, तो यानी चेंज जो है वो नहीं होता, हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म होती है। तो इस पूरे जो हमारा प्रैक्टिकल था, यानी जो हमारा प्रैक्टिस था, उसको उठा के हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जिसकी डायरेक्शन कुछ इस स्टाइल में है, यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो ये है। अब हमने ये देखना है, क्योंकि अगर कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स लगेगी तो कंडक्टर इन रेल के ऊपर रखा हुआ है, मूव कर सकता है, तो कंडक्टर जो है वो मूव करेगा, और हमने ये देखा कि कंडक्टर इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है। इट मीन्स के इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो चलें, इट मीन्स के दोनों फोर्स जब एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं तो दोनों फील्ड जब एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं तो कंडक्टर के ऊपर जो है वो एक रिजल्टिंग फोर्स अप्लाई होती है, और उस फोर्स को हमने यहाँ पे देखना है
कि वो फोर्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। एक्सपेरिमेंट जो है वो ये शो करते हैं कि ये वाली जो फोर्स है वो सबसे पहले हम जो फैक्टर का डिस्कस करेंगे वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने जो कंडक्टर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में वो आपने कैसे प्लेस किया है। ठीक है, ज़रा सिंपली जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी आपके समझने के लिए इस डायरेक्शन में है। अब हमारा जो है वो कंडक्टर जो है वो हम ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक ये शेप हो गई कि हम इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से कंडक्टर की जो लेंथ है और इस तरह से उसमें करंट फ्लो कर रहा है और बी के दरमियान जो है वो एंगल क्या बनता है 90 का। तो हमने ये देखा कि जब आप इस तरह से प्लेस करते हैं तो कितनी फोर्स लगती है। उसके बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड की वही हो स्टाइल, वही हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ना बदले, लेकिन आप कंडक्टर को ऐसे प्लेस कर दें, ये हमारा कंडक्टर है, इसमें से इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो हम ये देखेंगे अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस कंडक्टर की जो लेंथ का एंगल बनता है वो 0 है। तो हम ये देखेंगे कि अब जो है वो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है। अगर हम इस तरह से प्लेस करते हैं तो मेकिंग सम एंगल थीटा, जिसको हम यहाँ पे अल्फ़ा का नाम देते हैं, तो तब जो है वो क्या सिचुएशन बनती है, यानी कंडक्टर को लेंथ वाइज मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो हमें इससे क्या पता चलता है कि फोर्स जो है वो कब मैक्सिमम होती है। तो एक्सपेरिमेंट ये शो करवाते हैं कि जब साइन अल्फ़ा यानी साइन 90 आपको पता है ना, मैक्सिमम एंगल जो है वो अगर थीटा जो है वो हमारा 90 होता है तो हमारा जो साइन 90 है वो हमें मैक्सिमम देता है। यानी हमने जब लेंथ वाइज कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो उन दोनों के दरमियान, कंडक्टर की लेंथ के दरमियान और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो उसकी डायरेक्शन है उसके दरमियान जो एंगल था वो 90 होगा। तो साइन 90 हमने इसलिए लिया है कि हमें पता है कि साइन 90 मैक्सिमम रिजल्ट देता है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन 90 लिया है। कॉज इसलिए नहीं लिया कि कॉज 0 के लिए मैक्सिमम रिजल्ट देता है। तो हमने ये देखा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल के, ठीक है, साइन अल्फ़ा के, और साइन अल्फ़ा मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फ़ा 90 के बराबर होगा। तो इट मीन्स कि आपने जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है तो ये देखना है उसका एंगल क्या बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स लगेगी, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो फोर्स जो है वो नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला जो है वो फैक्टर हमारे पास आ गया। सेकंड फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ऑफ कोर्स जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो इसीलिए उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आती है, और हमने पिछले ही टॉपिक में ये बात की कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के ऊपर ही तो डिपेंड कर रही है। तो करंट ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी स्ट्रोंगर होंगी, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो फोर्स जो है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो तीसरा फैक्टर क्या है कि फोर्स डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जितने कंडक्टर की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है। ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, कम होगी तो फोर्स भी कम लगेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ है हमारे पास कि एफ जो है यानी जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। अब ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये वाली जो हमने हॉर्स शू मैग्नेट की मदद से यहाँ पे यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड सेट की हुई थी। ठीक है, यानी ये जो अप्लाइड पहले से पड़ी हुई है वो यहाँ पे बच्चों दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो वो जो कंडक्टर के इर्द गिर्द है यहाँ शो नहीं की गई तो वो नहीं, ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आप इसको कह लें जो कि रखी गई है जिसमें सारा अपरेटस पड़ा हुआ है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर भी ये फोर्स जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, इन सब फैक्टर्स को अगर हम मिला देते हैं, इन सब फैक्टर को अगर हम मिला देते हैं तो हमारी फोर्स किन किन फैक्टर्स पे हुआ, आई एल बी साइन ऑफ एल्फा। ठीक है, तो ये इनके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा को हटा दें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आ जाएगा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर हम एसआई यूनिट को फॉलो करें, सारी एसआई यूनिट जो है वो यहाँ पे लिख दें
तो जैसे आई का जो है वो मीटर होती है, सॉरी एम्पेयर होती है, लेंथ के लिए जो है वो मीटर होती है, ठीक है, फोर्स के लिए जो है वो न्यूटन होती है। तो हमारे पास के की जो यूनिट आएगी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि ऐसा यूनिट के लिए हम सबको 1 जो है वो रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगी, इसलिए फार्मूले में हम के नहीं लिखेंगे बल्कि हमारा फार्मूला आ जाएगा ILB साइन ऑफ एल्फा, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिसको हमने यहाँ पे एक नई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है और उस कंडक्टर का जो करंट है वो 1 एम्पेयर है, उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है और जो एंगल बना रहा है वो 90 का है, ठीक है। यानी हम ये कह रहे हैं कि F इज़ इक्वल टू ILB साइन अल्फ़ा, ठीक है। और इन सब चीज़ों को 1 पुट कर दें कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर रखा हुआ है उसकी लेंथ 1 मीटर है, सब कुछ अगर हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो F जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, B के बराबर, क्योंकि I भी 1 हो गया, L भी 1 हो गया, साइन 90 वैसे ही 1 होता है, तो F जो है वो B के बराबर जो है वो यहाँ पे आ गया। तो ये वाला जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या कहलाती है, यानी हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक, ये B जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मीटर जब हमारे पास कंडक्टर होगा जिसकी 1 मीटर लेंथ होगी, ठीक है, राइट एंगल पे वो रखा हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड में और 1 एम्पेयर का करंट उसमें से पास कर रहा होगा, तो जो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो होगी 1 टेस्ला। समझ आई? यानी हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B, हमने इसको डिफाइन करना है। तो हमने क्या डिफाइन किया, हमने कहा कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसमें से 1 एम्पेयर करंट है और वो परपेंडिकुलरली प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड की जो आप कह रहे हैं स्ट्रेंथ होगी वो होगी 1 टेस्ला। ये जो टेस्ला है ये मैग्नेटिक फील्ड जो अभी हमने डिफाइन की है B, उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। 1 टेस्ला कब होगी, यानी जब कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर होगी, उसमें से करंट 1 एम्पेयर जा रहा होगा और वो पड़ा हुआ होगा 90 एंगल पे, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो 1 न्यूटन की होगी, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो 1 टेस्ला के बराबर होगी। और 1 टेस्ला की यूनिट को जो है वो हम यहाँ पे ये इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। आप इसको इस वैल्यू से निकाल सकते हैं ILB, यहाँ पे B को आप इस साइड पे ले आए और F डिवाइडेड बाय IL, तो F की यूनिट आ गई मीटर, I की आ गई एम्पेयर और मीटर की लेंथ की आ गई मीटर। तो यहाँ से 1 टेस्ला की यूनिट आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास टेस्ला आ गया। टेस्ला किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट जो है वो क्या है, टेस्ला। और इसके लिए एक और यूनिट भी यूज़ होती है जिसको कहते हैं गॉस, GUASS, ठीक है। ये एक छोटी यूनिट आप इसको कह लें, स्मॉलर यूनिट है। तो 10⁴ गास जो है ये 1 टेस्ला के बराबर होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की या जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, उसकी एक और यूनिट भी इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं गॉस। और गॉस जो है ये एक छोटी यूनिट है टेस्ला से और इनका रिलेशन क्या है, 10⁴ गास इज इक्वल टू 1 टेस्ला, ठीक है। इधर साइड पे ज़रा देखें, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया हुआ है। देखें ये वाली डायरेक्शन भी हम पेपर पे शो कर सकते हैं, इस तरह वाली डायरेक्शन भी पेपर पे शो कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन से आपकी तरफ आती हुई डायरेक्शन और मोबाइल की स्क्रीन से अंदर की तरफ जाती हुई डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन हम पेपर पे बुक पे शो नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है जब भी हमने फील्ड फोर्स को देखना होगा कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो उसके लिए तो हमें ज़रूरत पेश आएगी। तो इसके लिए जो है वो हम फिर कन्वेंशन यूज़ करते हैं कि अगर कहीं पे डॉट लगे हुए होंगे तो उसका मतलब है जो भी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द पेपर होगी, और अगर क्रॉस लगे हुए होंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इन टू द पेपर होगी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो फोर्स लग रही है उसकी मैग्नीट्यूड तो हमने देख ली उसकी मैग्नीट्यूड तो हमने देख ली क्या आती है, F इज इक्वल टू ILB
साइन थीटा, ठीक है, ये देख ली। लेकिन उसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर है, उसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई एल क्रॉस बी। फोर्स इज अ वेक्टर, एल को यहाँ पे वेक्टर लिया हुआ है, कंसीडर किया है, ये एक्चुअली उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जो कि पहले आपको बताया। तो इट मीन्स के फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो पढ़ा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था कि अगर एक वेक्टर इस तरह से है, दूसरा इस तरह से है, आप इसको इस साइड पे रोटेट करते हैं, तो जो आपकी जो थर्ड वेक्टर यानी राइट हैंड की मदद से एक वेक्टर जो है वो आपकी पाम से आउटसाइड, दूसरी आपकी उंगलियां, तो आप अपनी उंगलियों को हथेली की तरफ जब मोड़ते हैं तो आपका थंब जो है वो ऊपर की तरफ इंडिकेट करता है। तो फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, तो ये सी जो है ये क्या होगा, ये थर्ड वेक्टर होगा, जो कि इन दोनों के का रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो होगा। तो इसी तरह से आप इन दोनों एल क्रॉस बी का जो प्लेन होगा, इसकी मदद से आप परपेंडिकुलर वेक्टर जो उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो आप जो है वो यहाँ से उस फोर्स की डायरेक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी डिटरमिन करने के लिए अगेन आप राइट हैंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे राइट हैंड रूल जो है वो आपको दिया हुआ है, ये राइट हैंड रूल, ये देखें, इसमें ये जो आपकी मिडल फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो कर रही है, जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और आपकी जो हथेली की तरफ से बाहर निकलता हुआ वेक्टर होगा वो फोर्स को जो है वो शो करेगा। यानी हाथ को आपने ऐसे सामने अपनी तरफ फैलाना है, अपनी दरमियान वाली उंगली को देखें, ये दरमियान वाली उंगली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। अपने थंब को देखें, जिस डायरेक्शन में वो है वो करंट का, अगर वो करंट की डायरेक्शन में है तो आपके हथेली से बाहर की तरफ निकलता हुआ जो वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और वो मैग्नेटिक जो फोर्स लग रही होगी उसकी स्ट्रेंथ को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड की मदद से आप ये वाली जो फोर्स जिसकी अभी हमने बात की, एफ आई एल बी साइन अल्फा, इसकी डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसकी वेक्टर फॉर्म जो है वो हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आपको राइट हैंड, सारा राइट हैंड का बताया हुआ है कि आप राइट हैंड की मदद से कैसे थर्ड वेक्टर यानी जो यहाँ पे फोर्स है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट हैंड को समझना जो है वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अनदर पॉइंट, यहाँ पे भी हम एक और पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे, इसकी मदद से भी हम फोर्स की डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो जा रही हैं, ठीक है। ये आपको पता है, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होती हैं, साउथ से अंदर की तरफ होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू होती हैं और नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ पे जाके एंड हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक, इन दोनों के दरमियान में हमने एक कंडक्टर रखा है। बच्चों आपको दरमियान में एक डॉट नज़र आ रहा है, डॉट का मतलब है जो कंडक्टर है वो आपकी तरफ है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना वो आपकी तरफ है, आउट ऑफ द पेपर है, ठीक है। क्योंकि अभी पीछे ही हमने बताया कि जब डॉट होगा ना, ये जब डॉट कहीं पे भी लगा होगा तो वहाँ पे जो क्वांटिटी बताई गई होगी उसकी डायरेक्शन आपकी तरफ होगी, यानी आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर पड़ा हुआ है, एक पेंसिल पकड़े आप अपने हाथ में और उस पेंसिल को इस दरमियान वाले डॉट की तरफ रख के उसका रुख जो है वो अपनी तरफ करें, और फिर सोचें, फिर उसको अपनी उस पेंसिल को जो है वो अपने ऐसे राइट हैंड में पकड़ लें। राइट हैंड में पकड़ेंगे तो जो थंब इंडिकेट करेगा, मुट्ठी बंद कर लें, राइट हैंड में पकड़ के मुट्ठी बंद कर लें, तो जो आपका थंब होगा वो इंडिकेट करेगा करंट की डायरेक्शन को, और आपकी जो फिंगर की डायरेक्शन होगी, कर्लिंग फिंगर की, आपने मुट्ठी बंद की हुई है ना, तो आपकी उंगलियां मुड़ी हुई होंगी हथेली की तरफ, तो आपने अपनी मुड़ी हुई उंगलियों की जो डायरेक्शन है वो ये लगा देनी है, वो यकीनन यही होगी। यानी जब आप ऐसे हाथ को पकड़ेंगे तो आपकी उंगलियां जो है वो ऐसे मुड़ जाएंगी और पेंसिल जो है वो ऐसे आपके हाथ में होगी, तो आपने ये डायरेक्शन जो है वो लगा देनी है। ये एक्चुअली उस करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। दोनों साइड पे लगा दें, एक तरफ से जाती हुई और एक तरफ से जो है वो आती हुई, ठीक है। अब ये कर लिया आपने काम, ये आपने खुद करना है तो आपको आएगा बच्चों, इस तरह नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक पेंसिल अपने हाथ में पकड़ें, उसकी टिप जो है वो नीचे रखें जहाँ पे डॉट लगा हुआ है, और उसकी अगली साइड अपने पास रखें और ऐसे मुट्ठी बंद करके उंगलियों की डायरेक्शन की तरफ जो है वो लगाएं, तो बिल्कुल यही आएगी डायरेक्शन जो इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। अब ज़रा थोड़ा सा गौर करें, अब डायरेक्शन मालूम करनी है उस फोर्स की, क्योंकि आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, जिसका करंट आपकी तरफ है और उसके इर्द गिर्द में मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसको आपने एक और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो लाजमी बात है उसके ऊपर एक फोर्स ज़रूर लगेगी, क्योंकि दोनों फील्ड इंटरेक्ट कर रही हैं। अब
एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, थोड़ा सा समझें। इस वाले पॉइंट पे ये जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है और जो कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे को री इन्फोर्स कर रही हैं। री इन्फोर्स का मतलब है स्ट्रेंथ कर रही हैं, एक दूसरे की डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को आप ये कह लें कि एडअप हो रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं, स्ट्रेंथ कर रही हैं, ठीक है। अब ज़रा इस डायरेक्शन में आ जाएं। इस डायरेक्शन में जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन में, लेकिन आपके हाथ में जो कंडक्टर है उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इन दोनों फील्ड का जो इफेक्ट होगा वो होगा कैंसल, यानी ये यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, यहाँ पे एक दूसरे को एड अप करेंगी। तो अब रिजल्टिंग क्या होगा, रिजल्टिंग फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगी। ऑफ कोर्स रिजल्टिंग फोर्स जो है वो जो वीक एंड होगा जहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं उस एंड की तरफ लगेगी, यानी इस एंड से इस एंड की तरफ जो है वो आपको फोर्स जो है वो महसूस होगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अब आप राइट हैंड का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड का भी इस्तेमाल करें। राइट हैंड देखें, अब अपने खाली हाथ को ना अपनी तरफ फैलाएं। आपकी जो उंगलियों की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दे रही है, और जो आपकी पाम से बाहर की तरफ वाला वेक्टर है वो क्या उसको कह रहे हैं, दे रहा है यानी करंट की डायरेक्शन को। तो आप मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से द कंडक्टर टेंड टू मूव टूवर्ड द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड, तो वीकर पार्ट की तरफ लगेगी, वो वीकर पार्ट जो कि यहाँ पे है ये स्ट्रॉन्गर है। द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड राइट इन द डायरेक्शन राइट एंगल टू बोथ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। दिस रूल इज़ ऑफन रेफर्ड एज एक्सटेंशन ऑफ द राइट हैंड रूल, यानी इसकी मदद से भी आप जो फोर्स है आपकी उसकी डायरेक्शन का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आपने अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। राइट हैंड की मदद से भी आप लगा सकते हैं और आप इसकी मदद से भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों की मदद से आप जो यानी हमारी फोर्स है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर और तीसरा इनके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये लेक्चर जो है वो यहाँ पे अब ख़त्म करते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके इर्द गिर्द अपनी फील्ड होती है, वो जब एक मैग्नेटिक फील्ड में आप उसको रख देते हैं तो वो एक फोर्स जो है वो उसके ऊपर लगती है जिसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, और उसकी मैग्नीट्यूड ये है। और आप वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो फिर आप उसकी डायरेक्शन को राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं।